बच्चों आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में प्रोबेबिलिटी में। थोड़ा ध्यान दो, ये लास्ट चैप्टर है ये सिलेबस का। इसमें क्या है कि ये इंट्रोडक्शन वगैरह ना एक बार देख लेना आप लोग ना, इंट्रोडक्शन देख लेना। वही 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी होती है एक्सियोमेटिक अप्रोच, उसके बारे में ये सब लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होता है 12th क्लास का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फॉर्मली डिफाइन करने से पहले एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं अभी तक क्या है। ध्यान से अब सुनना है यहाँ पे। Up till now in probability, we have discussed the method of finding the probability of event. Event हम किसे बोलते हैं? सबसे पहले अभी तक हमने क्या किया था कि इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते थे। इवेंट किसे बोलते हैं? जो सैंपल स्पेस होता है ना, सैंपल स्पेस जानते होगे, सैंपल स्पेस के सबसेट को इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्या किया कि एक डाइस फेंका, तो डाइस फेंका तो क्या होगा? अगर डाइस फेंकेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? ये तो हमारा एक सेट है, तो इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे? सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 6। तो इसका ये 2 टू द पावर 6 क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएगा। जितने सबसेट्स होंगे उतने इवेंट्स होंगे। जैसे एक हमने सबसेट मान लिया, एक इवेंट E1 मान लिया, जैसे हमने बोला 2 4 6, तो ये क्या है? ये एक सबसेट है ना सैंपल स्पेस का, तो ये एक इवेंट है। फिर एक इवेंट हमने E2 मान लिया, इसको हमने बोला 5, तो 5 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 भी हमारा सैंपल स्पेस का सबसेट होगा, तो ये भी एक इवेंट है। एक हमने E3 बोल दिया, E3 बोल दिया 1 3 5, तो ये भी हमारा क्या? 1 3 5 E3 जो है सेट हमारा, ये भी सैंपल स्पेस का क्या? सबसेट है, तो E3 भी इवेंट है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी हम लोग इवेंट का निकालते हैं। ये सब तो पता होगा 11th क्लास से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस द मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स का हमने प्रोबेबिलिटी कैसे निकालती है हमने पढ़ रखा है। इफ़ वी हैव 2 इवेंट्स, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे पास 2 इवेंट है फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस दे रखा है। ये सैंपल स्पेस किस रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग है? व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। जब हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ही क्या दे रखा है? ये सैंपल स्पेस दे रखा है। अब हमने क्या किया? इफ़ वी हैव 2 इवेंट्स, हमने 2 इवेंट डिफाइन किया सैंपल स्पेस पे ऑफ द सेम सैंपल स्पेस। Does the information about the occurrence of one event affect the probability of the other event? अब क्या बोल रहा है कि अगर मैंने ऐसे बोला कि एक इवेंट अकर हो गया, तो क्या दूसरे इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी को, जो पहला इवेंट अकर किया, क्या वो इफेक्ट करता है, चेंज करता है? इसका मतलब समझ में आया क्या बोला? जैसे मैंने बोला कि ये तो हमारा सैंपल स्पेस है, ये तो हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या कि जब मैंने कॉइन फेंका, या सॉरी जब मैंने 3 कॉइन्स फेंका, तो क्या मिला हमें? तीनों कॉइन पर एटलीस्ट 2 हेड अकर आया, 2 हेड हमारा इवेंट हो गया। मतलब कि अकरेंस जो हमारा सैंपल स्पेस, ये जो हमने कॉइन फेंका तो जो हमारा आउटकम हुआ वो आया एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। ये हमारा इवेंट हो गया। अब मैंने बोला कि ये जो एटलीस्ट 2 हेड आया, तो एक फिर हमने दूसरा इवेंट डिफाइन कर दिया। दूसरा इवेंट डिफाइन किया कि एटलीस्ट 1 टेल। तो जो पहला इवेंट अकर हुआ एटलीस्ट 2 हेड, इसके अकरेंस से जो दूसरा इवेंट हमने डिफाइन किया एटलीस्ट 1 टेल, ये चेंज हुआ क्या? मतलब कि जो हमारा सेकेंड इवेंट है एटलीस्ट 1 टेल, इसके प्रोबेबिलिटी में कोई डिफरेंस आया क्या? ये चेंज हुआ कि पहले जैसा है? कहने का क्या मतलब है, इसको तुम बस सुनते चलो अभी पहले। इफ यू हैव 2 इवेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, एक बार मैं फिर से बोला। इफ यू हैव 2 इवेंट फ्रॉम द सेम सैंपल स्पेस, सेम सैंपल स्पेस से 2 इवेंट है। डज द इंफॉर्मेशन अबाउट द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट, अगर एक इवेंट अकर हो गया, जैसे हमने बोला कि इवेंट E1 अकर हो गया, 2 इवेंट हमने डिफाइन किया, एक इवेंट E1 इवेंट ये डिफाइन किया, एक दूसरा इवेंट E2 डिफाइन किया। हमने बोला कि इवेंट E1 अकर हुआ, तो क्या इवेंट E2 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी पे चेंज कोई इफेक्ट डाला? इवेंट E1 का अकरेंस, इवेंट E1 जब अकर हुआ तो क्या इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट हुआ,
चेंज हुआ, या इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी पहले ही जैसे थी, या इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई इवेंट E1 के अकरेंस से, ये बोला जा रहा है। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ठीक है। देखते चलो। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन by taking up random experiment in which the outcome are equally likely। हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया जिसमें आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली। हमने ये एक एक्सपेरिमेंट लिया टॉसिंग 3 कॉइन्स एट ए टाइम। 3 कॉइन को हम लोग टॉस करेंगे तो ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा, ये जानते हो 9th-10th क्लास से। अब देखो, सिंस द कॉइन्स आर फेयर वी कैन असाइन द प्रोबेबिलिटी 1/8। सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/8। ये भी 1/8 क्यों, बिकॉज जो इवेंट्स है हमारा क्या इक्वली लाइकली है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 8, ठीक है। तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, जो एलिमेंट्री इवेंट है ना, जैसे हेड 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 टेल, हर एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8, ठीक है। तो ठीक है, टू ईच सैम्पल पॉइंट लेट ई बी द इवेंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। लेट ई बी द इवेंट, हमने एक इवेंट लिया ई, कौन सा लिया, इवेंट ई। क्या इवेंट लिया, एट लीस्ट 2 हेड अपीयर, कम से कम 2 हेड आए। और फिर एक दूसरा इवेंट हमने लिया एफ, बी द इवेंट फर्स्ट कॉइन शो टेल। तो इवेंट ई में क्या बोला है, कम से कम 2 हेड हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हेड हो सकता है, 3 हेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देख लो, ये हमने इवेंट ई लिखा, ये हमने क्या लिखा, इवेंट ई। इसमें देख लो कम से कम 2 हेड है, इसमें देखो यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, यहाँ भी 2 हेड है, 3 हेड भी चलेगा। फिर हमने क्या लिया, इवेंट एफ। इवेंट एफ में क्या लिया, इवेंट एफ क्या बोल रहा है कि फर्स्ट कॉइन शो टेल। फर्स्ट कॉइन देखो, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल, यहाँ भी टेल, यहाँ भी टेल, ठीक है। 2 इवेंट्स हमने डिफाइन कर दिए। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/8। कितने इसमें सैंपल पॉइंट है, 4। टोटल कितने सैंपल पॉइंट है सैंपल स्पेस में, 8। तो 4/8 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवेंट ई की 1/2। ऐसे भी तुम कर सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 1/8 1/8, तो क्या हो जाएगा, 1/8 को 4 टाइम्स ऐड करो तो आ जाएगा क्या, 1/2, ठीक है। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। फिर इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ये भी हो गई 1/2, बिकॉज इसमें भी 4 सैंपल स्पेस है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या, अभी सुनते चलो। इवेंट ई और इवेंट एफ में कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट यही है ना, THH। ये THH और यहाँ THH, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसके कॉमन एलिमेंट क्या है, THH। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/8, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, अब यहाँ से सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो सपोज वी आर गिवन दैट फर्स्ट कॉइन शो टेल। अब अगर किसी ने आके तुमको बोला कि मैंने 3 कॉइन को इकट्ठे फेंका तो पहला कॉइन में जो है वो टेल शो किया, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि इवेंट एफ अकर हो गया। मेरी बात को सुनना ध्यान से। तुमने 3 कॉइन हाथ में उठाया, फेंका, और तुम्हें क्या मिला, पहले कॉइन पे तुम्हें किसी ने बोला कि जो पहला कॉइन है उसमें क्या आ गया, टेल आ गया। तो पहला कॉइन पे टेल आया, इसका मतलब कौन सा इवेंट अकर हुआ, इवेंट एफ अकर हो गया, ठीक है। अब तुमसे पूछे कि अब बताओ इवेंट एफ तो अकर हो गया, अब बताओ कि इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का क्या चांस है। आया समझ में क्या बोला मैंने, कि इवेंट एफ अकर हो गया, तो अब बताओ कि इवेंट ई भी अकर हुआ होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कब, जब इवेंट एफ अकर हो गया उसके बाद हमें बताना है कि इवेंट ई अकर हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा कि जो अब हमारा इवेंट एफ है ना वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। पहले कौन सा सैंपल स्पेस था, पहले ये सैंपल स्पेस था, ठीक है, इवेंट के लिए। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला कि अगर तुम्हें कोई बोले कि कॉइन जब तुमने 3 फेंका तो पहले कॉइन पर टेल आ गया, इसका मतलब इवेंट एफ अकर हो गया। तो इवेंट एफ जब अकर हो गया तब तुमसे पूछा जा रहा है कि अब बताओ इवेंट ई के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है, कब, जब इवेंट एफ अकर हो गया तब, ठीक है। अब बताओ इवेंट ई के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस केस में क्या होगा कि जब इवेंट एफ अकर हो गया तो अब हमारा सैंपल स्पेस क्या रहा, ये सैंपल स्पेस नहीं रहा, ये सैंपल स्पेस नहीं रहा, अब हमारा सैंपल स्पेस ये बन गया, इवेंट एफ हमारा सैंपल स्पेस बन गया।
अब तुम इवेंट एफ के अंदर देखोगे कि इवेंट ई के कितने सैंपल एलिमेंट्स हैं, कितने सैंपल पॉइंट हैं, तो एक ही सैंपल पॉइंट है, ये THH। मेरी बात आ रही है समझ में? तो अब इवेंट ई के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4, क्योंकि अब हमारा एफ सैंपल स्पेस बन गया। बात आया क्वेश्चन समझ में? जब हमने टॉस ये रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, 3 कॉइन को फेंका, तो हमें पता चला कि इवेंट एफ अकर हो गया। इसका मतलब पहले कॉइन पे टेल आ गया। अब हमें बोलना है, अब हमें पता करना है कि इवेंट ई के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इवेंट ई के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये कैसे निकालेंगे? इस केस में हमारा जो इवेंट एफ होगा ना, इवेंट एफ, ये क्या बन जाएगा, हमारा सैंपल स्पेस। अब इवेंट एफ के अंदर देखेंगे कि इवेंट ई के कितने सैंपल पॉइंट है, तो एक ही सैंपल पॉइंट है, देखो THH। इसका क्या मतलब है कि जब इवेंट एफ अकर हो गया तो फिर इवेंट ई के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। मेरी बात आई समझ में? क्योंकि अब हमने क्या किया, सैंपल स्पेस किसे मान लिया, इवेंट एफ को। अब हमें देखना है कि इवेंट एफ और इवेंट ई के बीच में कितने कॉमन पॉइंट है, तो एक ही कॉमन पॉइंट है। और टोटल कितने एलिमेंट है इवेंट एफ में, 4 है। तो इवेंट ई के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। कब जब इवेंट एफ अकर हो गया तब। ऐसे अगर इवेंट ई के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है, देख लो, इवेंट एफ के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बट जब इवेंट एफ अकर हो गया उसके बाद इवेंट ई के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। क्यों? क्योंकि एफ हमारा अब सैंपल स्पेस हो गया। इस एफ में देखेंगे कि इवेंट ई के कितने सैंपल पॉइंट आए, एक ही सैंपल पॉइंट आए, और इवेंट एफ में कितने एलिमेंट है, 4, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब यही बात को यहाँ पे बोल रहा है, देखो। नाउ सपोज वी आर गिवन, हमारे पास क्या गिवन है, वी आर गिवन डैट फर्स्ट कॉइन शो टेल। अब हमें क्या पता चला कि फर्स्ट कॉइन जो है वो टेल दिखा रहा है, तो फर्स्ट कॉइन टेल दिखा रहा है, इसका मतलब कि जो एफ इवेंट है अकर हो गया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई। अब बोल रहा है कि अब बताओ इवेंट ई के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ एफ, जब हमें यह पता चल गया कि इवेंट एफ अकर हो गया, वी आर श्योर दैट द केस इन विच फर्स्ट कॉइन डज नॉट रिजल्ट इन टू अ टेल शुड नॉट बी कंसिडर्ड वाइल फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये क्या बोला कि जब इवेंट ई एफ अकर हो गया तो इवेंट एफ में जिसमें फर्स्ट कॉइन टेल नहीं है उसको हम यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इवेंट जिसमें यहाँ पे फर्स्ट कॉइन क्या हमारा क्या बोला है, विद द इंफॉर्मेशन ऑफ अकरेंस ऑफ एफ वी आर श्योर एट द केस इन विच द फर्स्ट कॉइन डज नॉट, जिस फर्स्ट कॉइन में टेल नहीं है उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज एफ इवेंट क्या हमारा फर्स्ट कॉइन में तो टेल आना चाहिए ना। तो इसका मतलब कौन कौन से इवेंट खत्म हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट कॉइन में टेल नहीं है उसमें कौन कौन से इवेंट खत्म हो जाएगा, एक ये 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 इवेंट खत्म हो जाएगा, 4 इवेंट खत्म हो जाएगा। बिकॉज क्या बोला गया कि इवेंट एफ अकर हुआ, तो सैंपल स्पेस से इन चारों एलिमेंट्री इवेंट को हटा देंगे। इसका मतलब जब इवेंट एफ अकर हुआ होगा तो या तो ये एलिमेंट्री इवेंट आया होगा, या तो ये एलिमेंट्री इवेंट आया होगा, या तो ये, तभी जाके इवेंट एफ अकर हुआ होगा। अब बोल रहा है कि जब इवेंट एफ अकर हो गया तो अब बताओ इवेंट ई के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन 4 सैंपल स्पेस में हम इवेंट ई को खोजेंगे। मेरी बात आ रही समझ में? तो इन 4 सैंपल स्पेस में हम इवेंट ई को खोजेंगे तो हमें सिर्फ इसमें इवेंट ई मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 में खोजेंगे और क्या मिला, 1 मिला, तो 1/4 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा किसकी, इवेंट ई के अकरेंस की। कब, जब एफ अकर हो गया, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं पी और यहां पे इवेंट ई का अकरेंस और ऐसे स्लैश बना के एफ लिखते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई अंडर द कंडीशन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। मतलब कि जब इवेंट एफ अकर्ड हो चुका है तब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का इवेंट ई के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, यही बात को बोल रहा है कि जब अगर किसी ने बोला ना आके कि इवेंट एफ अकर हो गया, तो इवेंट एफ अकर हो गया तो ये वाला चीज तो हट जाएगा ना, एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा, एक ये हट जाएगा सैंपल स्पेस से। अब इवेंट जब एफ अकर हुआ
तो यही 4 केस आएगा ना। अब इस 4 केस में हम इवेंट ई को खोजेंगे, तो इसमें मिला एक हमें इवेंट ई, और कितने केस है ये 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी इसकी। ऐसे लिखने का क्या मतलब है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं ना स्लैश के नीचे, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी एफ अकर हो चुका है। ये जो इवेंट नीचे लिखा ना स्लैश के, इसका मतलब जब एफ अकर हो गया तो ई के अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो हमारा एफ इवेंट होगा ना, ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। इस एफ इवेंट के अंदर हम ई इवेंट के एलिमेंट्री इवेंट्स खोजेंगे। जितने एलिमेंट्री इवेंट्स आ गए ई के एफ के अंदर, वो लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन एफ, वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो हमारा ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई अंडर द कंडीशन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है, यही बोल रहा है विद द इंफॉर्मेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट एफ। अगर इवेंट एफ का इंफॉर्मेशन मिल गया कि इवेंट एफ जो है हमारा अकर हो गया है, तो क्या होगा, वट आर श्योर दैट द केस इन विच फर्स्ट क्वाइन, जिसमें फर्स्ट क्वाइन नहीं आया होगा उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, बिकॉज इवेंट एफ क्या हमारा फर्स्ट क्वाइन सो टेल। तो इसमें इन 4 केस में टेल नहीं आ रहा है, तो इन सबको हम नहीं कंसीडर करेंगे, इन सबको हटा देंगे। अब इसमें खोजेंगे, इन 4 केस में देखेंगे, तो 4 केस में एक में मिल गया इवेंट ई, और टोटल कितने केस है 4, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, यही बोल रहा है दिस इंफॉर्मेशन रिड्यूस आवर सैंपल स्पेस फ्रॉम सेट एस, दिस इंफॉर्मेशन रिड्यूस आवर सैंपल स्पेस टू सेट एस टू इट्स सबसेट एफ। मतलब कि क्या होगा कि अब हमारा जो सैंपल स्पेस है ये नहीं रहेगा, ये जो है ना सेट एस, ये हमारा सैंपल स्पेस नहीं रहेगा। ये जो हमारा सेट एस है ये अब हमारा सैंपल स्पेस नहीं रहा, अब हमारा सैंपल स्पेस ये बन जाएगा, नया जो सैंपल स्पेस है वो ये बन जाएगा। समझ में आ रही बात, ये हमारा नया सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब इस सैंपल स्पेस में हम इवेंट ई के एलिमेंट्री इवेंट देखेंगे। वही बोल रहा है दिस इंफॉर्मेशन रिड्यूस आवर सैंपल स्पेस फ्रॉम सेट एस टू इट्स सबसेट एफ फॉर द इवेंट ई। ठीक है, इन अनदर वर्ड the additional information really amount to telling us that the situation may be considered as being that of a new random experiment for which the sample space consists of all those outcomes only which are favorable to the occurrence of event f। मतलब क्या है कि अब हमारा जो है ये इंफॉर्मेशन अगर किसी ने आके बोल दिया कि इवेंट एफ अकर हो गया, तो अब हमारा सैंपल स्पेस ये नहीं रहा, ये खत्म हो गया सैंपल स्पेस। अब हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया, इवेंट एफ। अब इस इवेंट एफ के अंदर देखेंगे कि इवेंट ई के कितने एलिमेंट्री इवेंट आ रहे हैं, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट इन एफ। ठीक है, नाउ द सैंपल पॉइंट ऑफ एफ विच आर फेवरेबल टू इवेंट ई, यही आ रहा है, एक ही तो आ रहा है। देखो इवेंट ई में ये है टी एच एच, यहाँ भी टी एच एच है, एक ही एलिमेंट्री इवेंट आ रहा है। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की प्रोबेबिलिटी कंसिडरिंग एफ एज द सैंपल स्पेस। अब ई की प्रोबेबिलिटी किसको कंसीडर हमने कर रहे हैं कि एफ हमारा सैंपल स्पेस हो गया, क्या हो जाएगा ये 1/4। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट द इवेंट एफ हैज अकर्ड। इसको ध्यान में रखो, ई की प्रोबेबिलिटी इतना बोल दोगे ना, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ई की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे देखो, ई की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है। सिर्फ अगर तुम्हें बोला जाएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, तो इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। बट अगर तुम्हें बोला जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट द इवेंट एफ हैज अकर्ड, एफ अकर्ड हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। आगे बात समझ में, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज कॉल्ड, इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, एफ ऑलरेडी अकर्ड हो चुका, उसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रही बात, ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ, ई लिखा, उसके बाद स्लैश लिखा, एफ लिखा, तो स्लैश के बाद जो लिखते हैं वो हमारा इवेंट अकर हो चुका है, उसके बाद हम इवेंट ई के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, ऐसे लिख दिया हमने। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई अंडर द कंडीशन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, एफ जो है हमारा
ऑलरेडी अकर हो चुका है, उसके बाद की प्रोबेबिलिटी। नो डैट द एलिमेंट एफ विच फेवर्स द इवेंट ई आर द कॉमन एलिमेंट ऑफ ई एंड एफ। अभी बताया कि जब इवेंट एफ अकर हो चुका है तब हमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब क्या है कि हम इवेंट एफ के अंदर देखेंगे कि इवेंट ई के कितने एलिमेंट्स आए। तो इसका मतलब इवेंट एफ के अंदर देखेंगे कि इवेंट ई के कितने एलिमेंट्स आए, इसका मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट यही आ रहा है ना हमारा 1, यही तो आ रहा है, एक ये आ रहा है कॉमन एलिमेंट, यही कॉमन एलिमेंट आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, नोट दैट द एलिमेंट ऑफ एफ विच फेवर द इवेंट ई आर द कॉमन एलिमेंट ऑफ ई एंड एफ। तो यही हमारा कॉमन एलिमेंट आएगा। ठीक है, thus we can also write the conditional probability of e का conditional probability given that f has occurred। इसको हम क्या लिखेंगे, number of elementary events favorable to दोनों का common element divided by the total number of events favorable to f। because अब हमारा इस केस के में f हमारा क्या बन जाएगा, सैम्पल स्पेस बन जाएगा। तो e इंटरसेक्शन f में नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दिया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन f। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास कंडीशन है ना, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस है क्वेश्चन का, ये हमारा ओरिजिनल सैंपल स्पेस है। ठीक है, इससे हमने डिवाइड कर दिया, किसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। देखो डिवाइड कर दिया सैंपल स्पेस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो ये क्या बन गया हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, जो ओरिजिनल सैंपल स्पेस है। ये तो बन गया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बन गया, और ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बन गया। ठीक है, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला आ गया प्रोबेबिलिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E under the condition that f has already been occurred is equals to probability of E intersection f divided by probability of f। ठीक है, note that one is valid only when probability of f is not equals to 0। अगर probability f का 0 हो गया, इसका मतलब फिर तब तो गड़बड़ हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो probability f 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो f इवेंट फाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज हमें पता है ना कि 5 इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन 1 देखते हैं हम लोग, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ ई एंड एफ, ठीक है, ई एंड एफ आर 2 इवेंट्स, एक ई इवेंट है दूसरा एफ इवेंट है, ये 2 इवेंट्स हैं। ठीक है, एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस, एक सेम सैंपल स्पेस से ये दोनों इवेंट एसोसिएटेड है ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है, इवेंट ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने का मतलब क्या, स्लैश के बाद एफ लिखा, इसका मतलब एफ अकर्ड हो चुका है, तब हमें ई इवेंट के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। वो किसके इक्वल है, वो इसके इक्वल है। देख लो, ये तो फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया ना, वो इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। इसका क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई अंडर द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड। इसको क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बट यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। एफ की जो प्रोबेबिलिटी वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।